नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बसव राजू की मौत यानी सेनापति का सफाया। समय सीमा भी सेट है अगले बरस मार्च की। जब 10 महीने ही बाकी बचे हैं तो यह सवाल प्रासंगिक है कि आखिर हम टारगेट के कितने करीब पहुंचे। एनडीटीवी के पास नक्सलियों से जुड़ी कुछ बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी है। आज हम आपके सामने वो लेकर आएंगे और उस पर बात करेंगे। इक्कीस मई 2025 को बस्तर के अबूझमाड़ में सुरक्षा बल के जवानों को ऐतिहासिक सफलता मिली। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के सरगना बसव राजू को ढेर कर दिया। केंद्र सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी है। नक्सली चीफ के मारे जाने के बाद कहा जा रहा है कि तय समय सीमा से पहले ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि जब भी अभी कितने नक्सली और बाकी हैं। बचे नक्सलियों में टॉप कैडर के कौन से नक्सली पुलिस के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। एक रिपोर्ट देखी, उसके बाद एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। नक्सलियों का सेनापति मारा गया, लेकिन आज भी बस्तर लाल आतंक के साए में है, क्योंकि आज भी बस्तर में एक लिस्ट है, ऐसी लिस्ट जिसे सुरक्षा बल डेड एंड डेंजर जोन कहते हैं। इस लिस्ट में है भारत के मोस्ट वांटेड नक्सली। कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ अब भी जंगल में सांस ले रहे हैं और बंदूक थामे बैठे हैं। ये नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले नामों का एक साथ खुलासा नहीं हुआ, जो खुलासा हम करने जा रहे हैं। मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, उम्र 75 साल, इनाम 1 करोड़। मल्लोजल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति, उम्र 70 साल, इनाम 1 करोड़। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, इनाम 1 करोड़। मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर, इनाम 1 करोड़। कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, इनाम 40 लाख। पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंदन्ना, इनाम 40 लाख। मोडेम बालकृष्णा उर्फ बालन्ना, इनाम 40 लाख। गणेश उइके उर्फ राजेश तिवारी, इनाम 40 लाख। अनलदा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी, इनाम 40 लाख। गजराला रवि उर्फ उदय, इनाम 40 लाख। सब्यसाची गोस्वामी उर्फ अजय दा, इनाम 40 लाख। राजचंद्र रेड्डी उर्फ कट्टा रामचंद्र, इनाम 40 लाख। सुजाता उर्फ कल्पना, इनाम 40 लाख। माडवी हिडमा उर्फ हिडमन्ना, इनाम 40 लाख। हालांकि इसमें 40 लाख के इनामी थेंटू लक्ष्मी उर्फ नरसिम्हा चालम और सुधाकर को गुरुवार को ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस प्रकार सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप में 50% से अधिक विगत 3-4 वर्षों में सफाई हो चुकी है और अभी मात्र ऐसा 15 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो में मेंबर्स की जानकारी पुलिस के पास है, जो अभी भी सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप के रूप में उसका गिनती की जा सकता है। और उनमें भी अधिकतम लोग का एज प्रोफाइल काफ़ी जैसे उम्र दराज हो गए थे, कोई संगठन छोड़कर बाहर आने के मूड में, ऐसा हम लोग के पास जानकारी मिल रहा है। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होना होगा, सामने आना चाहिए, ताकि एक सामान्य और अंत में एक शांति पूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो उनके अंत भी काफ़ी गंभीर होगा। इस विषय को उनको समझना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आना चाहिए। इस लिस्ट की कहानी शुरू वहीं से होती है जहां नक्सल सरगना बसव राजू मारा गया। गुंडे कोट गांव, अबूझमाड़ की धड़कन। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और अबूझ रास्तों वाले इस इलाके को नक्सलियों ने कई सालों तक अपना सुरक्षित पनाहगाह बनाए रखा। वहां ऐसे नाम क्यों चर्चा में आते हैं, समझिए। फेंक देते हैं, आप उनको देखिए। बस्तर का आदिवासी कैसे चावल लेके चलता, आप देखिए। आप क्या बोलूँ मैं, आप देखिए, मतलब इस तरह से चावल लेके चलते हैं बस्तर के लोग, और इनको किसी से शिकायत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए, ये क्या है? मछली है, सूखा मछली। ये सूखा मछली है। और आम यहाँ से तोड़ लिए, ये खट्टा भाजी, इसमें कुछ कुछ है, ये ऐसे रखें। मतलब वो चावल को देखो ना आप कैसे रखें हैं, बना के लाए हैं। और एक एक चावल के दाने का कीमत इनसे पूछो ना आप कि कैसा है।
ये पूरा चावल है 35 किलो ज़्यादा है, 35 किलो ज़्यादा है। इधर थोड़ा सा दिखा दो, ये देखो, ये पूरा चावल जो है, ये बर्तन जो है आधा भरा हुआ है और ये बहुत वजन है। मेरे को लगता है कि लगभग ये, हाँ ये है लगभग 35 किलो लगभग होगा, 30-35 किलो। तो इसको कैसे ऐसे सिर में रख के ले जाओगे? सिर में रख के ले जाते। पूरा गुंडे कोट तक? जी। और गुंडे कोट में तो रास्ते में इतना पहाड़ है, एकदम रास्ता भी नहीं है, तो वैसे ही ले जाओगे? पूरी कहानी जो है चावल की है। ये पानी पीने के लिए लाए हो क्या? वो नाला से है ना? देखो पानी, इसको पियेंगे, दिखा तो बेटा, ये पानी पिया जाएगा। खैर हम भी ऐसा पानी पीते ही आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा पानी है। आगे साफ पानी मिलेगा, आधेर में मिलेगा ना। ये भैया देखो खा रहे हैं, दाल उनके पास था तो खा लिए। छोटी सी बच्ची, ये और छोटा सा बच्चा, उधर कुछ 2 गुड़िया लोग। और आप इतनी सोचो, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ कि सोमवार को ये लोग निकलते हैं और गुरुवार को पहुँचेंगे लोग। अब ये चावल खाने के लिए इनको 4 दिन महीने का गुजारना पड़ता है सिर्फ सफ़र में, और सिर्फ पैदल है और कुछ है नहीं है। और जिनके पास साइकिल है तो वो भी पैदल ही है, और जिसके पास साइकिल नहीं है, अब सोचो इसको कौन उठाएगा? आप उठाओगे? कौन? इसको आप उठाओगी? यहाँ की हर चुप्पी के पीछे कोई चीख दबी है और हर पेड़ की छांव में कोई डर बैठा है। सरकार कहती है नक्सलियों ने जानबूझकर विकास को रोका ताकि डर कभी कम ना हो। डर के इस खेल में बच्चों को अगवा किया गया, परिवारों को तोड़ा गया और लड़कियों को क्रांति की आग में झोंक दिया गया। छत्तीसगढ़ के ही जो नक्सल, जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जो वो मारे गए, उनके भी परिजन पहुंचने लगे हैं। एक ऐसे ही परिजन पहुंचे हैं ओरछा से, जो नारायणपुर के ही ओरछा के रहने वाले हैं। उनके परिवार से भी एक सदस्य जो है वो मारे गए हैं। क्या नाम है वो जानते हैं क्या? किसको लेने आए हैं आप? नाम मानको के, सरिता मानको, घर का नाम मानको और पार्टी का नाम सरिता। कैसे सरिता कौन से गांव के रहने वाले हैं ओरछा के, और कैसे चले? मरकाबेड़ा गांव के रहने वाले। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, बटुमपारा ओरछा में रहते हैं। अच्छा, सरिता कैसे जुड़ गई थी संगठन में, कुछ जानकारी है? वो तो धमकी दे नीला मने। कौन धमकी दिया था? अंदर वाले? ओ, क्या बोले थे? तो ये बेटी के नहीं दे जाल, तो ये नीरा गाँव के चांद और जा खेती करो, नहीं दूँ जमीन नहीं दूँ बोला। तब उन बेटी सुन लिया और माँ बाप रो मैं जाएंगे बोल ले। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी को हमारे संगठन में नहीं दोगे तो आपको गांव में नहीं। कितने बच्चे थे उनके? अच्छा, सरिता के पिताजी का क्या नाम है? माता पिताजी का? हड़मो। क्या बोले, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। एक भाई 5 बहन। तब एक जन के देश 5 बहन में एक जन के देश बोलो धमकी दिला। एक जन को दो, नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो गांव के चांद जा, गांव के नहीं कहे जमीन नहीं दूँ बोला। गांव से और भी लोगों को ले गए थे? कैसे उतना दूर मैं नहीं जान रहे। तो ये खुद परिवार है ना, तब जाने से मामा। अच्छा, अभी कैसे पता चला? हाँ, अभी ये माँ बाप मेरे घर में आए। इन जंगलों की हर पगडंडी में एक कहानी है। 17 महीने में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां लाल आतंक की कमान थामे बैठे थे सबसे खतरनाक चेहरे। विगत कुछ वर्षों में सीपी महोदय संगठन का जो टॉप जो लीडर्स में, जैसा दीपक तेल तुमड़े, एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिनके डेड बॉडी सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के पश्चात गढ़चिरौली में रिकवर किए गए थे। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में चलपति के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और जैसा नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में सबसे एक निर्णायक जो अभियान दिनांक 21 में को अबूझमाड़ की जंगल अंतर्गत नारायणपुर जिला में सीपी महोदय संगठन का जो सरगना है, उसके संपूर्ण संगठन के जो महासचिव बसवराजू के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसके पूर्व में जो सीपी महोदय संगठन का जो बुलेट ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस को झारखंड से गिरफ्तार किए गए थे। उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी शीला मारांडी, वो भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उनका भी गिरफ्तार किए गए थे। और जैसा कुप्पू देवराज करके एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो नीचे दक्षिण भारत के इलाका में केकेटी यानी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ट्राई जंक्शन इलाका में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई थी मुठभेड़ के पश्चात। और यदि बस्तर संभाग की बात करेगा
4 ऐसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जो दक्षिण बस्तर इलाका में उनकी मृत्यु अलग अलग समय में हुआ। उसके नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, रामकृष्णा, हरिभूषण और कड़कम सुदर्शन। इस प्रकार और एक झारखंड में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर अरविंद जी, उनका डेड बॉडी, नाम ही उसका अरविंद जी, उसका डेड बॉडी बीमारी के कारण से उनका मृत्यु हुआ। नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में पहली बार सीपीआई माओवादी के टॉप 10 में से 8 को मार दिया गया, 2 को पकड़ लिया गया, लेकिन अब भी 15 से ज्यादा नाम हैं जो जंगल में हैं और हर वक्त किसी मुठभेड़ का इंतजार कर रहे हैं। इनके बीच अब सरकार कहती है बस्तर बदल रहा है, स्कूल खुलेंगे, वनोपज केंद्र बनेंगे और खौफ की जगह उम्मीद लेगी। मुझे ये बिल्कुल लगता है, मैं पूरे प्राणपण से इसके लिए कोशिश करूंगा कि वहाँ पर लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और उसके विपणन के केंद्र बने। वो बिल्कुल निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं। उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि राशन की दुकानें आ जाएं, उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि सीएससी के केंद्र आ जाएं। वो इसलिए आ जाएं कि वो बिल्कुल 8-8, 10-10 किलोमीटर के घेरे पर बने हैं। इतना आराम से आना जाना अभी वहाँ हो सकता है। 30-40 किलोमीटर किसी को राशन लेने की जाने की जरूरत नहीं, 5-6 किलोमीटर में राशन भी उपलब्ध होगा। ये किया जा सकता है। नक्सल ऑपरेशन की इस अंतिम अध्याय की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, लेकिन इसमें क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो बच गए हैं उनकी बंदूक कब चुप होगी, ये सवाल है और जवाब शायद अगली मुठभेड़ में मिलेगा। बस्तर से विकास तिवारी, नीलेश त्रिपाठी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो ये हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया, और आपने एक साथ कभी इतने नाम नहीं देखे होंगे जो अभी फिलहाल मौजूद हैं नक्सल संगठन में, जो नक्सलियों को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडिशनल डीजी पूर्व बीएसएफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, जैन सर। इसके साथ साथ के शर्मा सर में ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व आईजी सीआरपीएफ। के शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरे सहयोगी नीलेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पीके मिश्रा सर के पास जा रहा हूं। मिश्रा सर, हर बार जब भी मुठभेड़ होती है कुछ नंबर्स निकल कर आते हैं, तो आम आदमी के मन में यही सवाल होता है कि डेडलाइन हमें पता है 31 मार्च 2026, लेकिन और कितने नक्सली बाकी हैं और कितने टॉप कैडर बाकी हैं। एक लिस्ट हमने दिखाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि एक तो इनको न्यूट्रलाइज किया जाना, जो सीधा एक्टिविटी है और जो एक्शन है उसमें, दूसरा कैडर का लगातार सरेंडर करना, ये दो तरफा जो चीजें हो रही हैं, शायद इससे रफ्तार बढ़ी और हम निश्चित तौर पर डेडलाइन से पहले ही अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछे। टारगेट तो है 31 मार्च, लेकिन जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन चल रहा है, मैं बिगिनिंग शुरू करूंगा कि ये केजी हिल्स पर जो ऑपरेशन हुआ, जिसमें 31 नक्सली मारा गए थे, और मेन का मारने का कोई बात नहीं है, उनका 2 साल का जो लॉजिस्टिक्स था और उनका आईडी का जो वो आईडी बनाने का जो वहां पर बंकर्स था, और वहां को जो लेथ मशीन रखे थे वेपन्स बनाने का, ये सब चीज भ्रष्ट हो गया और उसको जब्त कर लिया गया। ये बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ बासव राजू का मारा जाना। बासव राजू वो है जो आईडी बनाता था, आईडी का ट्रेनिंग देता था। अब देखिए उसके बाद सुधाकर भी गया। सुधाकर भी जो था आंध्र प्रदेश का, तो 60 साल का था, वो अपना नरसिंह चंदन गौतम उसका नाम भी था, और वह मेंबर था वहां पर आंध्र प्रदेश का, लेकिन वो भी मारा गया। लेकिन आप सही बताएं, टारगेट हमको अचीव करने के लिए और भी जो है हमारे पास, पप्पू राव है, बांदी प्रकाश है। अब देखो झारखंड में हमारा प्रकाश भी मारा गया था, साथ में उसका वाइफ भी थी, शिला भी मारी गई थी। लेकिन हमें पता है जो गणपति है वो तो ठीक है, गणपति यहाँ इंडिया में भी नहीं है। मैं क्लियरली बताता हूँ, गणपति इंडिया में नहीं है, वो या तो नेपाल में है या फिलीपाइंस को गया हुआ है। लेकिन भूपति है, शिवजी है, भास्कर है, हिडमा है, हमारे पास ये कुछ और बचे हुए हैं, और इनका वेपन्स बचे हुए हैं। इसके साथ जो हमारे ऊपर एक्शन होगा, एक चीज मैं क्लियरली बता रहा हूँ आसिफ, एक्शन जो हम सोच रहे हैं इनको खत्म करने के लिए हमको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी बच गए हैं, जितने इनका लीडर बच गए, मैं इनका कुछ नाम बता रहा था, 2 एक्शन करेंगे। नंबर 1, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाएंगे। वो अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका मनोबल गिर चुका है और उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है
कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करे या एम्बुश करे। एम्बुश करने से उनको काउंटर एम्बुश देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, वो झेल नहीं सकते। मेन चीज है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमारे गाड़ी के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्स के गाड़ी के ऊपर, और सिक्योरिटी फोर्स का जो आरोपी तो लगेगा ही नहीं, जो पेट्रोल पार्टी जाएगा, जो हमारा एक्शन पार्टी जाएगा, उसको वो एम्बुश उसके ऊपर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास स्नाइपर राइफल है। स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके उन्होंने दूर से टारगेट ले सकते हैं। यही 2 चीज वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लीडर रहेंगे हमारे पास, मैं जो अभी बता रहा था हेड पा, वो जो भी जितने लीडर रहेंगे, हमको इसके ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट फील्ड इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। ये जो हमारा फील्ड इंटेलिजेंस आ जाता है, जिसमें कि हमारा डीआरजी हो या एसटीएफ हो और कमांडोज हो और हमारा ग्रे हाउंड, वो जाते ही ऑपरेशन के लिए, कोबरा भी जाते हैं सीआरपीएफ का ऑपरेशन करने के लिए। इसके साथ साथ हमको ड्रोन का और सैटेलाइट इमेज का भी मदद लेना पड़ेगा। प्लस हमारे जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसमें हमको सतर्क रखना पड़ेगा, वहां पर हमको इंटेलिजेंस लेना पड़ेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये बॉर्डर बहुत जरूरी है सर, और ये सवाल उस दिन भी उठा ये था बहुत जब जरूरी है। केजीएच ऑपरेशन हुआ था। उस दौरान बात यह आई कि अगर हिड़मा उतर गया ओडिशा की तरफ या उधर उतर गया तेलंगाना की तरफ, तो फिर सवाल बड़ी सीधा सा है कि अगर तेलंगाना की तरफ उतरा तो उधर से हमें सपोर्ट क्यों नहीं था, और अगर होता तो शायद हिड़मा का उस दिन खेल खत्म होता। के शर्मा सर मेरे साथ है, मैं पीके मिश्रा सर लौट रहा हूं आपके पास। के शर्मा सर, जो पीके मिश्रा सर ने बातें बताई, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर कर दिए। एक पॉइंट मेरे मन में है कि अब आपको लगता है कि चूंकि अब हमारी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में मूव करती हैं, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमने देखा है कि जवानों की नफरी बढ़ा दी गई है, शायद अब बैकअप में भी हमको जो आसपास के ग्रामीण हैं उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जब ये अंतिम दौर की लड़ाई चल रही है, अंतिम दौर का जब ये आखिरी कील ठोकने की बारी आ गई है, तो फिर एक सॉफ्ट टारगेट वहां के ग्रामीण हो सकते हैं। उनकी आड़ में उनको डरा धमकाकर कैडर भर्ती करने या उनकी आड़ में उनसे राशन लेने, कुछ भी, अब वो टारगेट होंगे, सॉफ्ट टारगेट होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय वो लोग जो हैं बिल्कुल भाग रहे हैं, और जो उनकी टीम, जो पहले एक कम्युनिकेशन था वो भी टूट चुका है पूरी तरह से, और वो एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी टीम भी छोटी छोटी हो गई हैं। लेकिन जो आपने कहा है वो बिल्कुल संभव है और हो सकता है, लेकिन मनोविज्ञान जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको भी लग गया है कि ये भाग रहे हैं। क्योंकि जब हम 2003 में वहां गए थे, अंदरूनी क्षेत्रों में जब जाते थे, तो वहां ऐसे क्षेत्र थे जहां पुलिस कभी गई नहीं थी। तो जब नक्सलाइट पहली बार वहां गए तो उन्होंने उनकी यूनिफॉर्म पहन कर गए, तो उनको लगा कि यही सत्ता है, यही सब कुछ है। लेकिन अब वो मिथक टूट रहा है, और मैंने पहले भी आपसे जब बात कर रहा था, मैंने ये कहा था कि जैसे ही ये इनका मिथक पूरी तरह से टूटेगा और पतन हो जाएगा, तो आपको वो कहानियां सुनने को मिलेंगी जो कि इंसानियत को शर्मसार करेंगी कि इन्होंने किस तरह जाकर और आदिवासी जो बच्चे हैं और हमारी बच्चियां हैं, उनको किस तरह से उनको डरा धमका के शोषण करके और भर्ती किया। तो अभी तो निकट भविष्य में, जैसे पीके सर कह रहे थे कि आईडी का खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने देखा कि कितनी क्विंटल वो एक्सप्लोसिव लूट के ले गए थे, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और वो बरामद कर लिया। लेकिन फिर भी अभी जो इन्होंने, आपने देखा कि जो बहरमगढ़ के पास वहां आगे की तरफ जाते हैं, तो वहां बस वगैरह में आग लगा दी थी। वो उनकी एक रणनीति के तहत, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान इधर जाए और इंद्रावती जो इलाके में वो सब अलग अलग थलग पड़ गए हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका प्रेशर कम हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस इनके झांसे में आएंगी। अब ये अंतिम प्रहार है और ये इनकी नाभि में तीर लगने ही वाला है। नहीं, पुतला जलेगा नक्सलवाद का, वो तो तय है। बस देखना यह है कि वो आखिरी तारीख कब आती है। नीलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपने जब एक परिवार से बात की, मैं बातचीत सुन रहा था,
वो आंखों में दर्द उस महिला के साफ साफ पता लग रहा था। उनकी बातों से एक चीज और क्लियर हो गई, हम जानते हैं कि वो एक दौर चला गया, वो 80-90 के दशक का दौर या उससे पहले का दौर, जब इसे विचारधारा समझकर कुछ लोग प्रेरित हुआ करते थे संगठन के प्रति। उसके बाद से तो केवल गुंडागर्दी चली है, किडनैपिंग चली है, अपहरण चला है, हर परिवार से बच्चे को उठा लेना, उनको धमकियां दिया जाना। अब चूंकि कैंप बहुत अंदर तक बन गए हैं, कि कितना मुश्किल है नक्सलियों के लिए कि वो गांव में घुसें, वो ग्रामीणों को धमकाएं, उनके यहां से बच्चे उठाएं, कितना मुश्किल हो गया है अब? बिल्कुल, देखिए आपसे बातचीत के दौरान जिसके आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज कहूंगा कि हमारे साथी हैं विकास, जो उस क्षेत्र में काफी काम करते हैं, वो हरदम एक बात कहते हैं चर्चा में कि बस्तर के हर जो जंगल में हर जो पेड़ है और हर पेड़ का जो हर एक पत्ता है उस पे धूल लगी हुई है, और आप धूल को जितना झाड़ेंगे उतनी कहानियां जो है वो बाहर आती जाएंगी। ये मसला भी वैसे ही है, जैसे हमने एक परिवार से बात किया जब उसमें, तो उनका ये कहना था कि 2 साल के पहले की बात है लगभग, वो एक नक्सलियों का ग्रुप आया और उन्होंने कहा कि आपके घर में 6 बच्चे हैं, एक लड़का और 5 लड़की, तो जो सबसे बड़ी लड़की है उसे हमें दे दो, और अगर हमें नहीं देते हो, साथ में नहीं जाने देते हो, तो हम गांव में आपका रहना मुश्किल कर देंगे, वहां पे खेती किसानी करना मुश्किल कर देंगे। जब लगातार इस तरह की कहानियां सामने आती हैं, अब जो जितने भी सरेंडर्ड नक्सली हैं या फिर जो मारे गए बस्तर के नक्सली हैं, जब मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं बस्तर के नक्सली या फिर गिरफ्तार किए जाते हैं, जब आप उनकी पर्सनल कहानियां सुनेंगे, उनसे जब बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अपनी एक मार्मिक कहानी है, चाहे वो नक्सल संगठन द्वारा बहला फुसला के लेके गए हों, जबरदस्ती लेके गए हों, या फिर किसी तरह से सरकार से भी कुछ उनको असुविधा हुई हो और उसके बाद जुड़ गए हो, लेकिन उनकी अपनी कहानी बड़ी मार्मिक होती है। अब दूसरा जो आपने सवाल किया उस पर मैं आ जाता हूं कि अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अब पहले जैसे हालात रहे नहीं। अबूझमाड़ में अगर अबूझमाड़ के उस जगह पर भी फोर्स पहुंच जा रही है जहां बसव राजू रहता है, यानी कि सबसे सुरक्षित पनाहगाह जो है, वहां पर भी अगर फोर्स पहुंच जा रही है, तो अब नक्सली घुसकर लोगों को लेकर चले जाएं, डराकर धमकाकर, वो मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि सरकार अब उन इलाकों में पहुंच गई है और सरकार पर स्थानीय लोगों का भरोसा भी हो रहा है। यही एक रीजन है कि जो लगातार जो सफलता भी मिल रही है मुठभेड़ों में, उसका सबसे बड़ा कारण तमाम जो योजनाएं हैं और उसके साथ साथ कि स्थानीय लोगों का फोर्स पर अब भरोसा बढ़ रहा है। और फोर्स जब मूवमेंट करती थी, पहले डीआरजी के जवान करते थे या सुरक्षा बल के जवान करते थे, जो लीक हो जाती थी सूचनाएं, वो अब नहीं लीक हो रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि चीजें बदली हैं। पहले जो मुखबिरी वहां के लिए होती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है। नीरज, मेरे पास चूंकि थोड़ा सा वक्त कम है, तो मैं अपने दोनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। पहले शर्मा सर के पास, उसके बाद पीके सर के पास जाऊंगा। शर्मा सर, एक तो हमेशा लोगों को इस बात में जानने में इंटरेस्ट रहा है कि इन नक्सलियों के पास आखिरकार हथियार आते कहां से थे, और जब केजीएफ का हमने जिक्र किया, माफ कीजिए केजीएच का जब हमने जिक्र किया, तो चूंकि अब वो लेथ मशीन उनकी चली गई, वो उनकी जितना एम्यूनेशन बनाने की जो मशीनें थी वो हमने जलाकर राख कर दी, अब इनके पास क्या सोर्स है हथियारों का? देखिए, पहले भी ये हथियार कुछ तो सिक्योरिटी फोर्सेस से लूटते थे। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में इन्होंने एक साथ वहां के जो शस्त्रागार था उससे 400 राइफल लूट ली थी। इसके अलावा भी जैसे कई सुरक्षा बलों के जो एनकाउंटर हुए, क्योंकि भारी संख्या में ये लोग आते थे और वहां से भी इनको हथियार मिलते थे। इसके साथ ही साथ ये नेपाल के रास्ते और दूसरे रास्ते से ये विदेशों से भी हथियार लेके आते थे। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये लेथ मशीन तो इनके पास पकड़ी गई है, इससे कि और उन्नत हथियार बना रहे थे ये। इससे पहले भी 2003 से पहले इनके पास भरमार बंदूकों की भरमार थी, जो बाकी जो धमकाने के लिए, डराने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तो छोटे छोटे हथियार की जरूरत थी, जो इन्होंने खुद ही बना लेते हैं ये लोग। उसके लिए तो ज्यादा कोई इनको उतने सोफिस्टिकेशन की जरूरत भी नहीं थी। तो वेपन, अच्छा दूसरा बात है आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसमें कि हमारा सुरक्षा बलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो तो तकनीकी इतनी सुलभ है, और विशेष तौर से बस्तर, उड़ीसा, झारखंड जो इलाका है वहां माइंस वगैरह है, वहां एक्सप्लोसिव जो जाता है, वो एक्सप्लोसिव कहीं ना कहीं से ये लोग ले लेते हैं और उस एक्सप्लोसिव को हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और हमने कुछ घटनाओं में देखा भी। मैं जरा पीके सर के पास जा रहा हूं। सर,
पीके सर, अब जब बात आ गई है बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे इस डिबेट के भी और नक्सलवाद के भी, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या वो कोऑर्डिनेशन आपको इंटरस्टेट लेवल पर दिख रहा है जो इस एन मौके पर होना चाहिए फोर्सेस के बीच में, स्टेट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में? बिल्कुल आसिफ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। जी, इसमें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, आप देख लीजिए केजी हिल्स का जो ऑपरेशन किया गया, वाई हिडमा ही एस्केप, वहां पर 2 बड़े बड़े कमांडर उन्होंने एस्केप कर गए। दिस सोच थोड़ा लैक्सिटी तो है जो हमको मानना पड़ेगा। अगर हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वो केजी हिल हो या हम बीजापुर में किए या इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में किए, तो इसके बगल में जो स्टेट है जहां पर एस्केप रूट होता है, जिस जो स्टेट नजदीक है, हम उस स्टेट पुलिस को तुरंत बताना पड़ेगा कि आप अपना बॉर्डर को सील करिए, यू सेंड योर ट्रूप्स एंड दे विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट देयर एक्शन एंड कम। क्योंकि जब ये VC शुक्ला जी का डेथ हुआ था दरबा घाटी में, मैंने इसके बाद 1 हफ्ते के बाद गया था दरबा घाटी से तुलसी डोगरी होकर के उनके मलकानगिरी चले गए थे। तो ये चीज को हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं इसमें क्लियरली बताना चाहता हूं, अभी हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास हम अभी 320 कैंप बना, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए हुए हैं दंडकारण्य, अल्पुस्मार और सरंडा के अंदर। ये 320 को बढ़ा करके हम 400 करना चाहिए, और हमको 68 नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का हेलीपैड हमने बनाए हुए हैं अबुस्मार में और सरंडा में और दंडकारण्य में। इसको बढ़ा करके 100 करना चाहिए, ताकि नाइट ऑपरेशन जो होता है, मेन थिंग इनका मूवमेंट रात में होता है। हाँ, ये रात में मूव करते हैं ताकि ड्रोन की नजरों से बचे रहें, लेकिन हमें तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कमलकांत सर, इसके साथ साथ पीके मिश्रा सर, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू देन। जैन सर और नीलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, थोड़ा सा वक्त कम रह गया मेरे पास, लेकिन इतना जरूर है कि इतना ही वक्त रह जाए काश नक्सलियों के पास भी, जितनी जल्दी वो तारीख आ जाए जब हम कहें कि नक्सल मुक्त भारत हो गया, फिर हम आराम से बैठकर जश्न मनाएंगे सर, इस पर खूब बातचीत करेंगे। पर छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।